ठीक है। और चलो, तो थर्मोडायनामिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, इसका क्लास तो हो गया है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप लोग क्लास किए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत डिटेल से हम लोग पढ़े, प्रूफिंग वगैरह भी हुआ, न्यूमेरिकल्स भी हुआ है और भी होगा। बट इस बार जो कोविड लेकर के सिलेबस कम किया गया था, उसमें आप लोग देखे थे कि सेकंड लॉ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना था। ये नहीं कि सेकंड लॉ आ नहीं रहा था, सेकंड लॉ का सिर्फ थ्योरी आ रहा था, पूरा डिटेल्स में सेकंड लॉ इस बार के लिए काटा गया था बोर्ड्स के एग्जाम में। बट जेईई मेंस नीट में दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है। 2 क्वेश्चन आता है मेंस में नीट में, एक फर्स्ट लॉ से, तो ऑब्वियस है कि दूसरा सेकंड लॉ से। दोनों फर्स्ट लॉ से आ जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज से हम लोग पढ़ना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिनका क्लियर है वही लोग आगे समझ पाएंगे, जिनका क्लियर नहीं है पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लोगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से देखे थे, dq बराबर du प्लस dw। स्टेटमेंट था कि इफ एन अमाउंट ऑफ हीट dq इज एडेड टू अ सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ हीट is utilized in changing the internal energy of the system and the rest will be utilized in doing work done by the gas, on the gas, by the system, on the system। इसके बारे में पढ़े थे, है ना। बट इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। dq बराबर du प्लस dw होगा, बट हीट ट्रांसफर कहां से किस तरफ होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बातचीत नहीं है। ये आप याद कर लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में नहीं बताया गया। हीट ट्रांसफर होगा, कितना होगा, कैसे होगा, बट डायरेक्शन हीट ट्रांसफर का कहां से कहां होगा इसके बारे में नहीं बताया गया। दूसरा नंबर, it does not tell anything about the conditions under which heat can be transformed into work। dq बराबर du प्लस dw ठीक है, बट कैसे करोगे, उस q से वर्क कैसे करोगे। लिखे हो q बराबर u प्लस w लिखे हो, बट उस q से वर्क कैसे करोगे वैसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में नहीं लिखा हुआ है। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशंस अंडर विच हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क। ठीक है। और तीसरा नंबर, हमने पढ़ा था कि जितना अमाउंट ऑफ हीट दोगे उससे कुछ वर्क होगा, बट क्यों ऐसा क्यों नहीं है कि जितना हीट दिए पूरे से वर्क डन हो जाए, ऐसा क्यों संभव नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट इंडिकेट एज टू व्हाई द होल ऑफ हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली। ये क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में हम लोग ने नहीं चर्चा किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन नहीं बताता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बताता कि हीट से वर्क बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे उसके बारे में बातचीत नहीं है। तीसरा, जितना हीट दिए पूरे से लगातार वर्क होते रहे, ये क्यों नहीं होता है, ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट पे कहीं पता नहीं है। तो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको खोल करके 2 पेज का लिखवाया जा सकता है, बट स्टार्टिंग करते समय थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ बहुत अच्छा लॉ है, उस पर पीवी डायग्राम देखें आप लोग, उस पर आप लोग 4 तरह का थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में देखें, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और डिटेल्स में देखें, पीवी डायग्राम पे न्यूमेरिकल बनाए, सब ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस देखें और इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ता है घटता है पढ़े। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कुछ लिमिटेशन है। पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कुछ लिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशन लिखो। हाँ, नकली वाला। तो चलो अब थोड़ा सा देखेंगे। अभी चैप्टर का नाम, आज जो लोग कल के क्लास में थे उन लोगों को मालूम था आज क्या पढ़ना था। चैप्टर का नाम जो है वो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन अभी तक पढ़े नहीं। अभी तक हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशन पढ़ लिया। अभी भी बोर्ड पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सब कहीं दिख ही नहीं रहा होगा, है ना। दिखेगा, पहले थोड़ा सा सीखेंगे उसके बाद। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशन हो गया। इसके बाद टॉपिक हम लोग लगाएंगे, बहुत फेमस टॉपिक है, इसको हम लोग कहते हैं हीट इंजन। तो पहले सुनना, फिर लिखना, कुछ बताना, अपना इनपुट भी देना, ठीक है, हीट इंजन के बारे में। तो ये शब्द कहीं सुने हो क्या, हीट इंजन पहले से, कहां पर? हाँ बताओ बहुत लोग बता रहे हैं। बाइक में जो इंजन लगता है उसका फिर जनरेटर हो गया। बिल्कुल, कोई भी मशीन जो आप रन करते हैं उन सब में हीट इंजन लगा हुआ रहता है। बॉयज लोग ज्यादा बता रहे, लोग शायद इस पर कभी दिमाग इंटरेस्ट नहीं किया हो, बट मालूम तो होगा। बाइक से लेकर के कार तक, स्टीम इंजन से लेकर के पेट्रोल इंजन तक, डीजल इंजन से लेकर के जनरेटर तक, सब में ही एक हीट इंजन लगाया हुआ रहता है। हीट इंजन, ये शब्द भले ना सुने हो, बट हीट इंजन हर मशीन में रहता है, ठीक है। जो भी मशीन है, बाइक वगैरह, कार वगैरह में, कार में तो फिर भी पीछे मतलब दिखता भी नहीं है, बाइक में तो दिखता है हीट इंजन, बाइक में विजिबल होता है, आंख से दिखता है, ठीक है।
तो हीट इंजन आखिर होता क्या है? चैप्टर का नाम, आज का हमारा चैप्टर का नाम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, बट वो बाद में करेंगे जब आप लोग कुछ टॉपिक समझ जाए। पहले हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे हीट इंजन का। तो हीट इंजन कुछ नहीं होता, हीट इंजन एक डिवाइस होता है। हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि कंटिन्यूअसली हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हीट को वर्क में, हीट को वर्क में। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंटिन्यूअसली हीट को किसमें, वर्क में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, और ऐसे डिवाइस को ही हम लोग हीट इंजन कहते हैं। आप लोग में से जो लोग भविष्य में इंजीनियरिंग करेंगे और इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ेंगे, ये जो हीट इंजन होता है वही बनाना एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है। किसी भी मशीन का, कार से लेकर के पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, टरबाइन, स्टीम इंजन, बाइक, स्कूटर, जिसका भी हीट इंजन बनाने का काम ही एक मैकेनिकल इंजीनियर का होता है। मैकेनिकल इंजीनियर का और कोई काम नहीं, हीट इंजन बनाना ही काम होता है। ठीक है, तो वो हम लोग उस पर नहीं चल रहे अभी कि हीट इंजन क्या है, कैसे है, किस तरह का बाइक का कैसे होता है, 3 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक आप लोग नाम सुने होंगे, गाड़ी में क्या होता नहीं होता, उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा। व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी हीट इंजन होता क्या है। हीट इंजन एक अरेंजमेंट है, हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ आ रही बात? जैसे कि बाइक में, बाइक या फिर स्कूटर या कार, इन सब में आप लोग देखे होंगे, जो लोग अच्छे बच्चे लोग समझना में, हीट इंजन जो बाइक और कार का होता है अलग अलग स्ट्रोक पे काम करता है, वॉल्व, कंप्रेसर वगैरह, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है ना। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जहां पर खत्म हुआ उसके आगे अब हमें थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ना है उसके बारे में बात हो रहा है। हीट इंजन अलग, बाइक अलग, कार का किस तरह से डिजाइन होता है उसके बारे में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। क्लास 11th का थर्मोडायनामिक्स में थोड़ी आपको ये पढ़ाया जाएगा कि फरारी के कार में जो हीट इंजन होता है और मारुति का जो 1 लाख वाला नैनो कार में जो हीट इंजन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उस पर थोड़ी डिस्कशन 11th क्लास के थर्मोडायनामिक्स में करेंगे। 11th क्लास के थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से नैनो का हीट इंजन हो चाहे फरारी का हीट इंजन हो, वो मीनिंग सेम है। ठीक है, तो खैर वो कभी बात के लिए डिस्कशन रखेंगे। अभी हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक डिवाइस है, डिवाइस भी छोड़ो, हीट इंजन एक अरेंजमेंट है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे बाइक वगैरह में जैसे किक लेते हैं, चाहे स्टार्ट जब करते हैं तो उसमें इग्निशन होता है, और जो फ्यूल होता है जैसे पेट्रोल इंजन में पेट्रोल, डीजल इंजन में डीजल, उसमें क्या होता है, उस इग्निशन के वजह से उसमें वो फ्यूल जो है वो बर्न करता है। फ्यूल बर्न करने से 7th 8th क्लास हम लोग को मालूम है क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी को ही जो आगे जो हीट इंजन लगा हुआ रहता है, बाइक का, कार का, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, वो उसको लगातार किसमें कन्वर्ट करता है, वो उसको लगातार वर्क पे, और वो वर्क किसके पास पहुंच जाता है, वही वर्क चक्का के पास पहुंचता है, जिसके वजह से चक्का जो है वो घूमता है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग कि हीट इंजन कैसा है फरारी का और स्कूटर में क्या अंदर, उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे अभी हम लोग। ठीक है, हाँ, तो हीट इंजन के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा था। हीट इंजन जैसे बाइक का चाहे कार का हम लोग समझते हैं, बाइक का, स्कूटर का क्या होता है, किक या फिर जब ऑन करते हैं उसको तो इग्निशन प्रोड्यूस होता है। वो इग्निशन जो है, जो फ्यूल है, फ्यूल में बर्न करवाता है, फ्यूल बर्न करने से हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी जो है, हीट, ये जो हीट इंजन का अरेंजमेंट है वो उसको कंटिन्यूअसली वर्क में प्रोड्यूस करता है या फिर कन्वर्ट करता है। वही वर्क चक्का के पास जाता है और चक्का जब मूव करे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन, वही वर्क डन कहां पर पहुंच जाता है, टू द व्हील्स ऑफ व्हीकल। ये समझाने के लिए है। स्टीम इंजन छोटे क्लास में आप लोग पढ़े थे, स्टीम इंजन नहीं भी पढ़े थे तो 2 तरह का हीट इंजन होता है। जैसे बाइक, कार में जो हीट इंजन है वो इंटरनल कंबसन है, बाहर जलाया जाए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़े थे आप लोग 10th क्लास में, बाहर जला करके एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो, हीट से वर्क हो, तो उसको एक्सटर्नल कंबसन इंजन कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल ही पहुंचे, टरबाइन रोटेट करवाने में भी तो आता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़े थे। स्टीम इंजन, पानी फ्यूल से गर्म किए, भाप बना, वो जो भाप है वो हीट एनर्जी है। वहां पर भी जो अरेंजमेंट है जो कि टरबाइन को रोटेट करवा रहा है, घुमा रहा है, वहां पर भी वही काम हो रहा है, वहां पर भी हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ हीट इंजन कैसा है, फरारी का और स्कूटर का जो हीट इंजन में डिफरेंस होता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे 11th क्लास का थर्मोडायनामिक्स में। हम लोग बात कर रहे हैं कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, अरेंजमेंट है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें देखना है जो गरम वाला रहे, यहाँ पर हिंदी में लिखना है, जो गरम है उसको हम लोग सोर्स कहते हैं। गरम वाले को क्या कहेंगे, सोर्स, रिजर्वायर भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे बाइक के केस में हो गया, किक तो तुम मार दिए, किक मारने के बाद फ्यूल क्या करना शुरू किया, बर्न करना शुरू किया,
उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, वही सोर्स है। ठीक है, फिर जो वर्किंग सब्सटेंस है जो कि आपका फ्लूइड होता है बाइक वगैरह में और गैसेस भी है, वही क्या करता है, लगातार उस हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में, जो कि पिस्टन के थ्रू, अरेंजमेंट के थ्रू, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी, वो पहुंचता है हमारे व्हील्स ऑफ द व्हीकल के पास। ठीक है, और जो इंजन है बाइक में, कार पे तो छू के नहीं देखोगे, बाइक में देखोगे जैसे जैसे बाइक चलते रहता है जो इंजन होता है वो गर्म होते रहता है। तो गर्म होने के बाद क्या करेगा, उसको फिर और गर्म करोगे और गर्म करोगे और गर्म करोगे, तो ऐसा होता नहीं है। क्या करना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ेगा ना, खुद से ठंडा होगा या फिर तुम ठंडा करो, ठंडा करना जरूरी है, नहीं तो खराब हो जाएगा इंजन आपका। तो वो बाद में क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट, यहां से हीट लिया, इसका नाम रखेंगे Q1, कहां से लिया, सोर्स से। कौन लिया, वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा क्या था, पहले से गर्म, इसमें से हीट लिया, उसमें से जितना का जरूरत पड़ा उतने से वर्क डन किया। वो वर्क डन जैसे यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ व्हील्स ऑफ द व्हीकल, ये टरबाइन के पास, अगर स्टीम इंजन देखते हो तो वो टरबाइन के पास जाएगा, है ना। गाड़ी वाड़ी के केस में देखोगे तो ये जो वर्क डन है वो व्हील्स ऑफ द व्हीकल के पास जाएगा, और ये गर्म जब हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, वो एग्जॉस्ट के थ्रू अमाउंट ऑफ हीट को लॉस करेगा। और कहां करेगा, जनरली बाइक कार में एटमोस्फेयर पर। तो इसको हम लोग एटमोस्फेयर, इसको हम लोग सिंक कहते हैं, और ये ठंडा होगा, समझ आ रहा है। तो सोर्स, रिजर्वायर, T1 गरम में से हीट लिया, वर्किंग सब्सटेंस, वर्क बनाया, और जब भयंकर गर्म हो गया तो वो धीरे धीरे जो है वो अमाउंट ऑफ हीट सिंक एटमोस्फेयर के पास लॉस कर गया। ये हमारा अरेंजमेंट है किसका, हीट इंजन का। हीट इंजन क्या है, एक डिवाइस, एक अरेंजमेंट है जो कि लगातार ट्राई करेगा कि हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये जब गर्म हो गया तो अभी आप लोग खुद बोलेंगे कि जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, ये हीट जो है वो लॉस कर देता है। किसके पास लॉस करता है, सिंक के पास। बाइक कार के केस में जनरली वो जो सिंक है वो एटमोस्फेयर है। ठीक है, यहां पर ये इसको क्या किया, लॉस कर दिया। कोई दिक्कत इसमें, अब थोड़ा सोच करके बताना कि ये तो गर्म हो गया था तो ये इस पे लॉस कर गया। ठीक है, अगर ये सिंक जो है वो और गर्म होता, मतलब ये जो गर्म है इससे भी गर्म है, तब ये हीट लॉस करता क्या, नो सर। ठीक से सोच करके बताओ, सोना नहीं क्लास में, भयंकर टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस बार कोविड लेकर के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया नहीं आपके स्कूल एग्जाम में, सिर्फ थ्योरी लिखने के लिए आया, बट जेई नीट के लिए बराबर 2 क्वेश्चन आएगा, एक फर्स्ट से आना है तो एक सेकंड से आना, बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। सोच करके बताना, ये गर्म हुआ, फिर ये हीट लॉस हो गया एग्जॉस्ट के थ्रू, ये आप लोग खुद बता रहे हैं। बाहर वाला टेम्परेचर ठंडा है तो उस पर जो हीट जो है वो लॉस कर देगा। मेरा सवाल ये है कि अगर ये ठंडा नहीं होता, इस वर्किंग सब्सटेंस से भी गर्म होता, तब ये हीट लॉस करता क्या, नहीं करता। इसी को हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। दिस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉज फेमस फिजिक्स में वही है जो तुम खुद बता सको बिना टीचर के मदद के। ये तुम खुद बता रहे हो कि इस हीट इंजन को काम करने के लिए ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, और यू कैन से पूरा जो हीट अरेंजमेंट का, हीट इंजन का जो अरेंजमेंट है उसमें वर्किंग सब्सटेंस से किसी भी कीमत पर ये जो सिंक जहां पर एंड में हीट लॉस करना है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, मतलब इसका कम इसका ज्यादा होना चाहिए। इससे भी गर्म करके बैठे हुए हो तो फिर उसमें हीट लॉस नहीं हो पाएगा, और वो हीट लॉस अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये पूरा गर्म होकर के पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। और हीट इंजन क्या है, अभी आप लोग थोड़ी देर पहले पता है, ये एक डिवाइस है जो कि कंटिन्यूअसली हीट को किसमें कन्वर्ट करता है, वर्क में। तो तुम्हारा तो नहीं होगा, ये तो खराब हो गया। इसी को ही हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा एकदम सीधा एक स्टेटमेंट और फॉर्मूला नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थर्मोडायनामिक्स का, ये समझना पड़ता है। हीट इंजन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो वहां से तुम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट समझ पाओगे। ठीक है, तो हीट इंजन अगर समझ गए अगर, तो फिर बगल में एक और डायग्राम बनाया हुआ उसको देखोगे। हीट इंजन अगर समझ गया तो बगल में एक और डायग्राम बनाया हुआ है। हीट इंजन अगर समझ गए तो बगल में एक और डायग्राम बनाया हुआ है जिसको कि हम लोग कहते हैं हीट पंप, बेटरली नोन एज रेफ्रिजरेटर। सबके ही घर में है मोटा मोटी। रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अगर हीट इंजन समझ गए तो रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी। ठीक है, तो क्या होता है रेफ्रिजरेटर, अब इसमें भी वही है, केल्विनेटर का रेफ्रिजरेटर हो और या फिर और भी किसका एलजी का रेफ्रिजरेटर हो। 7 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर भी आता है और 8,000 का भी आता है। उसका कंप्रेसर, रेडिएटर और उसके अंदर जो किस तरह से क्या बोलते हैं उसको, कूलेंट का इस्तेमाल किया रहा है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा, वो टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे।
वो क्यों पढ़ाऊं मैं अभी तुमको? अभी सिर्फ हम लोग बेसिक लॉ ऑफ रेफ्रिजरेटर को थोड़ा सा सोचेंगे, आप ही लोग बताने का ट्राई करेंगे। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? ठंडा बॉडी को और ठंडा करना, ठंडा को और ठंडा करना। ये मैं पहले भी बताया था कि चाय आपका गर्म है, उसको रख दोगे खुद ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला जो सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में ठंडा हीट लॉस खुद ही हो जाएगा। तो वहां कोई ऐसा भयानक सा कोई लॉ नहीं पढ़ना, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काम कर रहा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उसमें हम लोग पढ़ चुके, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो भी मैथमेटिकली काम कर रहा था। एनालिटिकली तो 2 क्लास का बच्चा भी बता देगा कि बाहर वाला जो है वो सराउंडिंग पर हीट लॉस कर देगा तो ठंडा हो जाएगा। कितना लॉस होगा उसके लिए हमें फॉर्मूला का जरूरत पड़ गया, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो उसको अभी रहने देते हैं। अभी बात यहाँ पर हो रहा है गर्म को ठंडा बहुत आसानी से कर लिए, सवाल है ठंडा को ठंडा करना। रेफ्रिजरेटर का काम यही होता है, ठंडा बॉडी है उसको और ठंडा करना और ठंडा करना और ठंडा करना। कैसे होता है? मूल नियम रेफ्रिजरेंट का नहीं पढ़ने वाले हैं। रेफ्रिजरेंट आपको अभी नहीं पढ़ना है, रेफ्रिजरेंट आपके कोई टॉपिक का नाम नहीं है। आप लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। अभी रेफ्रिजरेंट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले, उसके लिए अभी आप लोगों को बताएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, जो लोग भी कर पाओगे इसके बारे में सीखना। अभी फिलहाल सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में रेफ्रिजरेटर का मेन नियम क्या है? ठंडा बॉडी होता है, सबके घर में फ्रिज है, आप लोग देखें, उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो लिक्विड, जो कूलेंट है, रेफ्रिजरेंट है, गैस टाइप का देखते होगे, एक्चुअली में फ्लूइड रहता है वो, है ना। क्या करना रहता है? उस फ्लूइड को, उस सब्सटेंस के अराउंड लगातार क्या करना है? उसको घुमाना है, ठंडे बॉडी को, मतलब ठंडा, वो जो फ्लूइड होगा वो ठंडा होगा और वो लगातार गोल 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 घूमते रहेगा उस ऑब्जेक्ट के पास से। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या निकालते चला जाएगा? तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करते चला जाएगा? उसको और ठंडा और ठंडा और ठंडा और ठंडा करते चला जाएगा। ठीक है, वो जो बात हुआ कि ठंडा फ्लूइड को गोल 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 घुमाते रहना, वो जादू से गोल 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 घूमेगा क्या? उसमें तुमको क्या देना पड़ेगा? उसमें तुमको बाहर से वर्क देना पड़ेगा। नहीं देते तो काम करता क्या? नहीं देते तो काम करता क्या? नहीं देते तो एक रेफ्रिजरेटर काम करता क्या? नहीं करता। ये तुम लोग खुद बोल रहे हो। इसको ही कहते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठंडे बॉडी को और ठंडा करना। गर्म बॉडी को ठंडा करना अच्छी बात है, बेसिक साइंस है, सबको मालूम है। ठंडे बॉडी को और ठंडा करना है तो बाहर से एक्सटर्नल वर्डन तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ठंडा बॉडी खुद से ठंडा नहीं होगा। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग 2 तरीके से देखते हैं। हीट इंजन में आप लोग खुद बताएं, ये वर्किंग सब्सटेंस गर्म हो जाएगा, फिर इसको हीट लॉस करना पड़ेगा। कहां पर? एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर वर्ड है मतलब सिंक पर। ये अगर और गर्म रहा, इससे हीट लॉस नहीं करेगा तो ये और गर्म हो जाएगा, ये और गर्म हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो तुमने बड़े मेहनत से एक डिवाइस बनाया था जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दो, काम नहीं करेगा। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी कहता है गर्म बॉडी को ठंडा करना तो बेसिक साइंस है, ठंडे बॉडी को ठंडा करना जादू से नहीं होगा। उसके लिए तुमको बाहर से एक्सटर्नल वर्तन करना पड़ेगा। बाहर से एक्सटर्नल वर्तन नहीं करते हो तो एक ठंडे बॉडी को तुम कंटिन्यूअसली ठंडा नहीं कर पाओगे। ये बेसिक प्रिंसिपल दुनिया का हर रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर का भी यही है। ठीक है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एसी एंड फ्रिज एंड रेफ्रिजरेटर, उसके बारे में बात कर रहा। बात यहाँ पर हो रहा है, आप खुद बताया अभी ठंडे बॉडी को और ठंडा करना है, वो जादू से नहीं हो पाएगा, उसमें आपको बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा। ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक स्टेटमेंट लिखो, फॉर्मूला लिखो और न्यूमेरिकल कर दो, ऐसा नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 2 हिस्से में टूट कर आता है कि वर्किंग सब्सटेंस का हीट इंजन में टेम्परेचर जो है वो सिंक के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए और वाइस वर्सा, सिंक का टेम्परेचर कम होना चाहिए, नहीं तो ये हीट इंजन काम नहीं करेगा। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी कहता है कि अगर आप किसी भी तरह का रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठंडे बॉडी को और ठंडा करना है तो उसमें आपको बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ये दोनों स्टेटमेंट मिला करके बनता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका प्रैक्टिकली एक एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे आज तक हम लोग जो भी लॉ लिखे, एक लॉ लिखते हैं साइंटिस्ट का, फिर उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ऐसा नहीं हो पाएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, केल्विन और क्लॉसियस। केल्विन के बारे में और क्लॉसियस के बारे में, एक ने हीट इंजन के बारे में बताया और एक ने रेफ्रिजरेटर के बारे में। दोनों का स्टेटमेंट साथ में लिख देंगे, हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम, ये डायग्राम को देख लेते हैं हम लोग। ये वर्किंग, ये हमारा सिंक है। इस बार सिंक हमेशा क्या होना? सिंक हमेशा ठंडा होना। दिस इज कंटेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। जो सब्जी या फिर दूध जो भी रखे हो रेफ्रिजरेंट में अपना, है ना, और भी कुछ कुछ रख ले दो तुम लोग आज के डेट में तो, बट ये कंटेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये सिंक है, T2 है, ठंडा है। ठीक है, और इसको क्या करना है? इसको और ठंडा करना है। इसमें से क्या निकालना पड़ेगा? इसमें से इस बार देखो हीट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हीट लॉस हो रहा था,
इस बार इस ठंडे में से हीट क्या निकालना है? निकालना है तुमको, जादू से नहीं होगा। इसके लिए आपको बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन कौन करेगा? तो कंप्रेसर जो होता है रेफ्रिजरेटर का, इस पर अभी हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। ये जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होगा ये वाला वर्क डन। आपकी किताब में जितना भी क्वेश्चन है, ये जो वर्क डन है बाहर से देना, मतलब हाथ से थोड़ी ठंडा करोगे लेके। ये वाला वर्क डन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही होगा, चाहे एसी में हो चाहे फ्रिज से। बिना इलेक्ट्रिसिटी ऑन किए वो ठंडा को ठंडा तुम कर नहीं सकते, है ना। मतलब कहीं से देना है वर्क डन, न्यूमेरिकल से बनाओगे तो देखना 99.99% क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर में बाहर वाला वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही रहेगा। हीट इंजन का क्वेश्चन बनाओगे तो 99.99% क्वेश्चन जो वर्क डन होगा वो व्हील्स ऑफ द व्हीकल के पास ही रहेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा? ये ठंडे बॉडी को और ठंडा करेगा। और बाकी जो बचा, जैसे फ्रिज में पीछे आप लोग देखे होंगे रेडिएटर लगा हुआ रहता है ना फ्रिज के पीछे, वो क्या करता है एंड में जो है वो हीट को क्या करेगा? ये वर्किंग सब्सटेंस लगातार इसमें से हीट लिए जा रहा, तो खुद भी तो गर्म हो गया। फिर इसको क्या करना है? इसको जो अमाउंट ऑफ हीट है इसको रिलीज कर देना है बाहर ले जाकर के, जिसका प्रोसेस अलग है। अब रेफ्रिजरेंट, कूलेंट और रेडिएटर जो लगाया हुआ था उसके बारे में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। यहां पर सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात हो रहा है। ठंडे बॉडी को और ठंडा करना है, बाहर से हीट देना पड़ेगा। हीट इंजन को काम करने के लिए वर्किंग सब्सटेंसेस सिंक का टेम्परेचर किसी भी कीमत पर कम होना चाहिए। यही दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग लिखेंगे और हमारा बनेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि आज का क्लास का हमारा मेन मोटिव है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये दोनों का पहले डायग्राम बना दो। दोनों टॉपिक आ गया समझ में? दोनों टॉपिक को मिला करके बनता है हमारा क्या? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो हीट इंजन वाला थ्योरी है वो दुनिया के महानतम हीट से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है जिनके बारे में बचपन से जानते हैं उनका दिया हुआ है, केल्विन का स्टेटमेंट है। और ये जो हीट पंप रेफ्रिजरेटर का है ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। जो लोग स्कूल एग्जाम देकर कर आए उन लोगों को मालूम होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं हटा था एग्जाम से। कार्नोट साइकिल, कार्नोट थ्योरम का प्रूफिंग हटा था स्कूल एग्जामिनेशन से। सेकंड लॉ ऑफ टीडी पढ़ के जाना था, आया भी है बहुत लोगों का। तो सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा हो नहीं सकता फर्स्ट लॉ पढ़ लो सेकंड लॉ मत पढ़ो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता। हाँ, सेकंड लॉ पर ध्यान इस बार स्कूल एग्जाम के लिए कम देना था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बराबर का ध्यान देना है। ये वाला स्टेटमेंट केल्विन का है और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्लॉसियस का है। स्टेटमेंट अभी हम लोग लिख लेते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आज का क्लास का यही नाम था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कभी भी स्कूल एग्जामिनेशन में ये लिखने के लिए आए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ जैसे इसका कोई एक खास स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो अलग अलग साइंटिस्ट का स्टेटमेंट हमें साथ में लिखना पड़ता है, केल्विन का और क्लॉसियस का, है ना। अच्छा, एक चीज और अंतर समझ में आ रहा होगा। आप लोग में से कुछ लोग आए थे, पूछे थे केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है तो थर्मोडायनामिक्स वही, बट वहां पर सेकंड लॉ लिखे थे तो उसमें क्लॉसियस और केल्विन का स्टेटमेंट लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे ना। ये अंतर है मीनिंग सेम, बट फिजिक्स के क्लास में जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आएगा तो क्लॉसियस केल्विन का स्टेटमेंट लिखना। फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी का स्टेटमेंट तो सेम था, केमिस्ट्री में लिखो या फिजिक्स में, बट पीवी डायग्राम का न्यूमेरिकल बनाए थे क्या? उसमें नहीं बनाए थे, इसमें बनाए हो। अंतर कुछ नहीं है बट सिलेबस अलग है। केमिस्ट्री का टीडी में अलग चीज जानना, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, और इधर रेफ्रिजरेंट, हीट इंजन, फर्स्ट लॉ, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का वर्क डन नहीं होगा, ये सबके बारे में पढ़ना। बाकी केल्विन का स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल to derive a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of the coldest of its surroundings। समझ आ रही बात? मतलब सबसे ठंडा किसको होना चाहिए? इससे भी ठंडा अगर वर्किंग सब्सटेंस हो या वाइस वर्सा यही गर्म है तो वो तुम्हारा हीट इंजन काम नहीं करेगा। यही केल्विन का स्टेटमेंट है, ठीक है। क्लॉसियस का स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड, इंग्लिश मीडियम के अनएडेड मतलब मदद करना पड़ेगा किसको? किसको करना पड़ेगा? बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। यहां पर आपको बताएगा जैसे रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल एनर्जी जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म में ही रहेगा, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर एट हाइयर टेम्परेचर। ठंडे बॉडी को और ठंडा करना है तो बिना बाहर से मदद लिए हुए नहीं हो पाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट और हीट इंजन और हीट पंप का जो फ्लो डायग्राम आप लोग बना रहे हैं इसको मिला करके बनता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इसको लिखो, पॉज कर लेते। देखो यहां तक अगर समझ गए तो आगे देखते हैं। यहां तक
यहाँ तक हो गया। तो अब इसमें आगे के स्टेटमेंट देखते हैं। तो हीट इंजन को फिर से एक बार एनालाइज करो। ये हीट इंजन दिख गया आप लोगों को, है ना। बाकी चीज मिटा दिया जाए, क्लॉसियस का स्टेटमेंट, केल्विन का स्टेटमेंट को जहां तक पहुंचाना था इस चैप्टर को वहां तक पहुंच गए हैं। अब इन सब स्टेटमेंट का काम नहीं है। अब सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक का काम है, हीट इंजन का और हीट पंप। ठीक है, तो हीट इंजन को आप लोग देख रहे हैं, हीट इंजन, है ना। और चैप्टर पढ़ के आया वर्क एनर्जी पावर, 10th क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, 9th में भी वर्क एनर्जी पावर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में ये वर्ड जो है वो इंजन। अब हीट इंजन, सेकंड लॉ, क्लॉसियस, केल्विन स्टेटमेंट को जो जानना था वो जान के उसको हटाओ और एक ऐसी मशीन सोचो, इंजन सोचो, इसका इफिशियंसी निकालना है। क्या निकालना है? इफिशियंसी। ये 9th, 10th, 11th में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में दिखते रहता है और क्लास 10th में उसमें दिखाता है। एसी डीसी जनरेटर आप लोग पढ़े थे, मोटर, उसमें था। जहां पर भी मशीन डिवाइस का बात हो वहां पर ये वर्ड आता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना काम हो पा रहा है, कितना मतलब आपका जो मशीन है, डिवाइस है, अच्छा है, उसके बारे में बातचीत है। तो एफिशिएंसी कहीं साइंस से अलग अलग साइंस से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में से ईटा से ही डिनोट होगा। ईटा देख रहे हो कई बार आ चुका है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में आया और फ्रिक्शन में था, बिल्कुल। तो ये साइन जो है वो आते ही रहता है। खैर फिलहाल ये एफिशिएंसी है, किससे डिनोट कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, डिनोट किससे कर दूं। मीनिंग क्या होता है एफिशिएंसी का? मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी, मतलब इस चैप्टर से मीनिंग नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि तुमने कितना इनपुट दिया और जो आउटपुट निकला, दोनों के रेशियो को एफिशिएंसी कहते हैं। इस चैप्टर से लेना देना नहीं है, हमेशा एफिशिएंसी वर्ड का यही मतलब होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं डब्ल्यू नेट। इस चैप्टर से मतलब नहीं, जो लोग अबव एवरेज हम लोग बात समझना, कभी भी दुनिया में एफिशिएंसी वर्ड आ जाए मशीन का, इंजन का, इससे हीट इंजन, क्लॉसियस, केल्विन, इससे मतलब नहीं। किसी भी तरह का मशीन, डिवाइस, इंजन का एफिशिएंसी ऐसे निकलता है, डब्ल्यू नेट बाई क्यू इनसाइड। इसको याद करना, डब्ल्यू नेट बाई क्यू इनसाइड। ठीक है, तो इस केस में डब्ल्यू नेट कितना वर्क हो रहा था? Q1 minus Q2। और इन देखिए इस डायग्राम में इन में कितना दे कितना रहे थे? Q1। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली अगर अलग अलग लिखेंगे तो 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ किसी भी दुनिया का सारा मशीन। अभी फिलहाल इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन 1 माइनस Q2 बाई Q1 से निकालेंगे। दुनिया में किसी भी मशीन का डब्ल्यू नेट बाई क्यू इनसाइड से निकलता है, हीट इंजन का 1 माइनस Q2 बाई Q1 से निकलता है। आप लोग में से ज्यादातर लोग 10-11 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जिस भी तरह के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, Q2 Q1 सेंटर पे गलत हो जाएगा, याद नहीं रहता है मेंस नीट के एग्जाम में, तो पूरा फ्लो चार्ट याद करना पड़ेगा। Q2 Q1 वहां थोड़ी एंट्रेंस एग्जाम में लिख के आएगा, लो ये Q1 है, ये Q2 एफिशिएंसी निकाल दो। वो Q2 Q1 अभी ट्यूशन रूम में अच्छा लग रहा है नोट्स कॉपी में, एक्चुअली में पूरा फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। फ्लो चार्ट याद नहीं है तो वहां क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी गलत हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। अगर तुम यही रट्टा मार के गए Q2 Q1 कोई तुमको दे देगा, बना लोगे। फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, लिखो है इफिशियंसी बराबर डब्ल्यू नेट बाई क्यू इनसाइड, ये हमेशा याद रखना। और फ्लो चार्ट याद रखना। Q2 Q1 के चक्कर में रहोगे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, है ना। वहां इतना सारा टॉपिक है, Q2 Q1 थोड़ी याद रहेगा कौन Q2 है कौन Q1 है। फ्लो चार्ट और डब्ल्यू नेट बाई क्यू इनसाइड याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद की जो बात है उसको अभी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो अब बातचीत हो रही है कि इस बार आपके सिलेबस से आप लोग जो लोग स्कूलिंग वाले हैं, चाहे नॉन स्कूलिंग वाले लोग भी, हमको मालूम होगा इस चैप्टर का एक बहुत फेमस टॉपिक था कार्नोट थ्योरम, वो इस चैप्टर से हटाया गया है इस बार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए। जेईई नीट में 100% आएगा, तो हम लोग अभी कार्नोट थ्योरम को देखेंगे। कार्नोट साइकिल मतलब उसका जो प्रूफिंग है उसको अभी हम लोग इग्नोर करेंगे। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ टॉपिक्स पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, प्रूफिंग को इग्नोर कर रहे हैं। प्रूफिंग वैसे में भी स्कूल एग्जाम के लिए इस बार के लिए हट ही गया था, मीनिंग से मतलब है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि प्रूफिंग करेंगे नहीं, एकदम करेंगे आजकल के क्लास में, बट अभी फिलहाल टॉपिक को क्लोजिंग करने के लिए हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम को हम लोग कहते हैं कार्नोट थ्योरम। दुनिया के महानतम इंजीनियर्स में से एक सैडी कार्नोट, उनका थ्योरम है कार्नोट थ्योरम। कैसे बनाए, क्यों बनाए, किस लिए बनाए, वो आराम से देखेंगे, पूरा एक क्लास पूरा लग जाएगा उसमें। अभी सिर्फ हम लोग इस थ्योरम का मीनिंग समझने का ट्राई करेंगे। और मैथ्स में हम लोग 9th 10th 8th क्लास से जानते हैं थ्योरम, इसको स्टेटमेंट को कहते हैं जिसको पहले एक बार प्रूफ करो बाद में अप्लाई करो। तो इसको हमें वैसे में भी प्रूफ करना पड़ेगा, अभी नहीं कर रहे, आज के लेक्चर में नहीं कर रहे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं,
कल परसों इसका प्रूफिंग के साथ देखेंगे। वैसे प्रूफिंग इस बार के लिए स्कूल एग्जाम के लिए हटा दिया गया, पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया। बट ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिना कार्नोट थ्योरम के क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक नहीं, दुनिया के महानतम इंजीनियर्स में से एक, सैडी कार्नोट। 11th क्लास में 2 बार आप लोग टॉप इंजीनियर्स के बारे में भी पढ़े, ऑसबॉर्न, रेनॉल्ड्स नंबर जिसके बारे में पढ़े, दूसरा सैडी कार्नोट। और बाकी लॉ देखते क्या कहता है या फिर थ्योरम देखते क्या कहता है। तो सैडी कार्नोट ने बताया कि एक हीट इंजन है, एफिशिएंसी निकलेगा, कुछ आएगा 20%, 30%, 32%, 35%, 40%, कुछ आएगा इसका एफिशिएंसी का वैल्यू। सैडी कार्नोट ने बताया कि ये क्या था, सोर्स का टेम्परेचर था और ये सिंक का टेम्परेचर T2, ये गर्म वाला था, ये ठंडा वाला था। सैडी कार्नोट ने बताया कि दुनिया में सबसे मैक्सिमम इफिशियंसी जो होगा, मैक्सिमम इफिशियंसी का वैल्यू मैक्सिमम, वो कार्नोट हीट इंजन का होगा। वो कार्नोट हीट इंजन क्या है नहीं है वो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ थ्योरम को देखेंगे। कार्नोट के हिसाब से मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन एक वर्किंग सब्सटेंस को अगर रिवर्सेबल साइकिल से लेते हुए चले, रिवर्सेबल हीट इंजन, इस केस में ही इफिशियंसी का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। और वो जो है वो 1 - T2/T1 से आएगा। इसी थ्योरम को हम लोग कार्नोट थ्योरम कहते हैं। प्रूफिंग हम लोग आगे के लिए रोक के रखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। कार्नोट का थ्योरम कहता है कि ये 1 - Q2/Q1 से जो एफिशिएंसी आएगा ये 100% मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो अगर अभी किसी हीट इंजन का अगर आपको चेक करना होगा तो आप 1 - T2/T1 से निकालेंगे। इससे जो एफिशिएंसी आएगा वो मैक्सिमम आएगा, इससे जो आएगा वो प्रैक्टिकल आएगा, जो प्रैक्टिकल उस हीट इंजन का जो एफिशिएंसी है। और ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कार्नोट साइकिल, कार्नोट थ्योरम से आएगा। एक ऐसा हीट इंजन जो कार्नोट थ्योरम को फॉलो करता हो, एक ऐसा हीट इंजन जो रिवर्सेबल साइकिल्स के थ्रू होते हुए चलता हो, कैसा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ थ्योरम याद करना है। मैक्सिमम एफिशिएंसी दुनिया में किसी भी हीट इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है तो वो 1 - T2/T1 से आएगा, याद रहेगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम लोग कार्नोट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, लिखो। चलो अब आगे देखो बच्चों, तो यहाँ पर एफिशिएंसी देख रहे हो, किसी भी दुनिया के किसी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा 1 - Q2/Q1, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकलेगा तो 1 - T2/T1। ऐसा कार्नोट का कहना है। कार्नोट के हिसाब से दुनिया में कैसा भी हीट इंजन हो उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा वो 1 - T2/T1 से होगा, और जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो 1 - Q2/Q1 से निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे हम लोग कभी आपके फ्रेंड्स भी पूछ रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में भी जा रहा होगा कार्नोट ने कैसे ये बताया, क्यों बताया, किस लिए बताया, कब काम करता है, कब काम नहीं करता, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को क्लोजिंग करने के लिए बस याद रखना, एफिशिएंसी हीट इंजन का 1 - Q2/Q1 से निकलेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो दुनिया में किसी भी हीट इंजन का हो वो 1 - T2/T1 से आएगा। ठीक है, समझ आ रही बात। जैसे अगर इस मैकेनिज्म से मतलब एक्चुअल वाला 30% अगर मान लो आया एफिशिएंसी, तो 1 - T2/T1 से कुछ आएगा 47%, 51%। इससे ये हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल नहीं है, इससे मैक्सिमम आएगा। इससे कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू कम आएगा। और यही कार्नोट का थ्योरम, कार्नोट का सिस्टम यही कहता है। कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, कब, वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी सिर्फ याद करना, दुनिया में किसी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी 1 - Q2/Q1, उसी हीट इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 - T2/T1 से पता चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां पर देखते हैं ये क्या है, ये है हीट पंप, ये है रेफ्रिजरेटर। ये हीट इंजन अभी आप लोग थोड़ी देर पहले बताए थे, बाइक में होता है, कार में होता है, स्टीम इंजन में होता है, डीजल इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है, इंटरनल कंबशन इंजन में होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में होता है। ये आप लोग अभी खुद बता रहे थे। ठीक है, तो यहां पर एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल तो ठीक है, मतलब ऐसा बाइक के केस में एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो सब तो ठीक है क्वेश्चन में, ऐसे मतलब मीनिंग ऐसे साइंस के भाषा से अलग बात किया जाए। अगर किसी फलाना, हाँ, किसी फलाना बाइक का या फिर कार का एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका माइलेज ज्यादा होगा, इसका मतलब है। क्वेश्चन से मीनिंग नहीं, क्वेश्चन तो अभी आएगा मेंस का, एडवांस का, नीट का, तो बनाते रहना। बट वहां पर एफिशिएंसी का मतलब अगर साइंस के भाषा से अलग बैठ के बात करें तो माइलेज। गर्ल्स लोग बोले माइलेज क्या होता है, तो ऐसा मतलब मालूम ही होगा माइलेज। अगर नहीं भी मालूम है तो जैसे 1 लीटर तेल पर कितना दूर गाड़ी जो है वो जा सकता है, उसी को हम लोग माइलेज बोलते हैं, है ना, उसी को बोला जाता है ना। आप जो जितनी महंगी गाड़ियां हैं, जो
वो माइलेज पर डिपेंडेंट नहीं है, वो है कितना जल्दी पिकअप पकड़ा, कितना तेजी स्पीड पे चल रहा है, उसका पावर कितना है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में क्यों ही बात करेंगे। यहां पर एफिशिएंसी वर्ड का मतलब अगर कार बाइक से ही मिला रहे हो तो यहां पर एफिशिएंसी का मतलब माइलेज होगा, कितना वर्क कर पाएगा, कितना तुम दिए, तुम कैसे दिए, तुम पेट्रोल भरा है वही दिए तुम, और वर्क कितना कर पाएगा मतलब क्या हुआ, वो किसके पास पहुंचा, व्हील्स के व्हीकल के पास, जितना वर्क डन तो वो उतने ज्यादा दूरी तक जाएगा, तो जितने तेल में जितना ज्यादा दूरी तक गया, ये तो माइलेज वाली बात हो गई, है ना, न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बस ऐसे ही बता रहा हूं। हीट इंजन अगर तुम सिर्फ बाइक कार को ही समझ रहे हो तो उसमें एफिशिएंसी का मतलब उसका माइलेज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी कितना अट्रैक्टिव वो कार है, बाइक है, कितना जल्दी स्पीड पकड़ता है, उसका पावर कितना है, उसका हॉर्स पावर कितना है, कितने आरपीएम पर उसका व्हील्स तेजी से घूमता है, वो सब के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब अगर ऐसे नॉन साइंस के भाषा में बात करें तो माइलेज बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा हीट इंजन के केस में। वैसे यहाँ पर हीट पंप, इसको रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर सबके घर में है, फ्रिज ज्यादा बढ़िया है, उसका क्या मतलब होता है, कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट देता है, मतलब ज्यादा ठंडा करेगा कम, या और शॉर्टकट में बात करो तो, और शॉर्टकट में और थोड़ा घुस के बात करो तो बिजली का बिल कम आएगा, है ना, यहाँ पर बिजली का, तो यहाँ पर अंतर आ रहा है वर्ड में, है ना, यहाँ पर था 1 लीटर तेल पर कितना दूर तक गाड़ी जाएगा, तो यहाँ माइलेज वर्ड आया है एफिशिएंसी ही, बट ऐसे वर्ड इज अबाउट माइलेज की 1 लीटर तेल पर कितने दूर तक गाड़ी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर है, आप लोग खुद बता रहे हैं, यहाँ पर है तुम्हारा कितना कम से कम बिजली का बिल उठा, तो ये अंतर है एक रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी में और एक हीट इंजन का एफिशिएंसी में, इस वर्ड का मीनिंग का अंतर है। फॉर्मूला एक जैसा लगेगा देखने में, है भी एक जैसा, बट मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम लोग एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं, वर्ड एफिशिएंसी ही है, मीनिंग साइंस के हिसाब से एफिशिएंसी है, बट यहाँ पर जहां पर रेफ्रिजरेंट हो वहां पर वर्ड आता है COP, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये हर फ्रिज का और वैसे ही हर एसी का फिक्स होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है एफिशिएंसी ही, बट एफिशिएंसी वर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर एफिशिएंट जनरली कभी भी एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हमने कितना दिया और कितना काम हुआ, तो यहाँ पर तुमने जो दिया वो बिजली बिल के फॉर्म में दिया, और काम जितना हुआ मतलब ठंडा कितना हुआ वाली बात, तो कम चाहिए तुमको, मतलब कम से कम बिजली बिल उठे, है ना। यहाँ पर कम से कम तेल जाए, गाड़ी ज्यादा दूर तक जाए, यहाँ पर कम से कम बिजली बिल उठे और ठंडा ज्यादा हो। एफिशिएंसी वर्ड है, बट नाम अलग अलग है। हीट इंजन में हमेशा एफिशिएंसी निकाला जाता है, हीट पंप रेफ्रिजरेटर में भी इसको एफिशिएंसी ही बोलते हैं। जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में एफिशिएंसी वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो एफिशिएंसी ही निकालेंगे, बट साइंस के भाषा में इसका नाम एफिशिएंसी नहीं है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको बीटा से डिनोट करते हैं, ये बीटा से डिनोटेड है, ठीक है। और दिस इज लाइक इस डायग्राम में Q2/W। और अभी मैं इस पर पहले भी लेक्चर दे चुका हूं, एंट्रेंस एग्जाम मेंस नीट का तैयारी, ऐसे Q2/W याद करके जाओगे तो भगवान बचाए, तुमको कुछ याद नहीं रहेगा, Q2 का है Q1 का है। फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, फ्लो चार्ट से क्लियर होना चाहिए। Q2 मतलब Q2 क्या था इसमें, अरे आजा ऊपर ही, हीट ऑफ सिंक नहीं, ठंडे बॉडी में से कितना ठंड माने गर्मी तुम निकाले जा रहे हो, ठंडे में से कितना हीट निकाल के उसको और ठंडा करोगे, Q2 ये तुमको निकालना है, और ये निकालने के लिए तुमको क्या देना है, तुमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब वर्क देना है। यहाँ पर Q2/W, Q1 Q2 वहां भूल जाओगे सेंटर पर, फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। Q2/W के रेशियो को ही हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो ठीक ही है, बट ऐसे और Q2 को अगर हम लोग तो कुछ और लिखना चाहे तो वैसे तो ठीक ही है, जो हो गया सो हो गया Q2, बट इसको अगर ऐसे अगर Q2/W के जगह पर यहाँ पर चाहो तो ऐसे Q1 - Q2, बट Q2 Q1 किसको याद रहेगा, मेरे को तो याद नहीं रहता Q1 कौन है Q2 कौन है। फ्लो चार्ट याद रहना चाहिए, फ्लो चार्ट याद रहना चाहिए, वहां से ही सारा क्वेश्चन जो है वो बन पाएगा, ठीक है यार, ये बात समझ में। इसी में आगे का रूल क्या कहता है कि अगर ये हीट पंप, ये रेफ्रिजरेटर रिवर्सेबल साइकिल में हो, कार्नोट के थ्योरम, कार्नोट के रूल, कार्नोट के साइकिल, कार्नोट के थ्योरम को फॉलो कर रहा हो, तो इसका भी अगर तुमको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना हो, इसका भी अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना हो तो वो जो है वो T2/T1 - T2 से आएगा, ऐसा
कार्नोट का थ्योरम, कार्नोट का रूल, कार्नोट का साइकिल कहता है। याद रहेगा बात? ठीक है। और जो लोग 9-10 महीने से पढ़ रहे हैं इस चीज आप लोग समझे होंगे। 90% क्वेश्चन इस टॉपिक का 90% क्वेश्चन जो है वो कार्नोट के ही रूल को फॉलो करता हुआ वाला ही क्वेश्चन रहेगा, है ना। पढ़ने पढ़ाते समय ठीक है, बट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट दिया हुआ रहेगा। ये जो न्यूमेरिकल है वो कार्नोट थ्योरम पर बेस्ड है, ये रिवर्सेबल हीट साइकिल पर बेस्ड है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले रूल पर बेस्ड है। क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें देखना कहीं ना कहीं छुपा करके ये बात लिखा हुआ रहता है। 90%, 10% क्वेश्चन तो ठीक ही है, और 90% क्वेश्चन में कार्नोट साइकिल, कार्नोट का रूल, कार्नोट का थ्योरम, कार्नोट का फॉर्मूला, कार्नोट का एल्गोरिथम, कार्नोट ने जो टेक्निक बनाया वो फॉलो होता है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के केस में। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक है। इसमें बीटा निकालते हैं, मीनिंग एफिशिएंसी है बट नाम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इसमें बीटा निकाला जाता है। इसको आप लोग जो स्टार रेटिंग होता है रेफ्रिजरेटर का उससे कंपेयर कर सकते हो, बट मेरे बोलने का मतलब है कि स्टार रेटिंग तो सारे ही चीज में होता है, मतलब हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में स्टार रेटिंग होता है, बट फ्रिज और एसी के केस में समझने के लिए इसको तुम स्टार रेटिंग से कंसीडर कर सकते हो। जो घर पे तुम्हारा स्टार रेटिंग रहता है उससे तुम इस टॉपिक को मिला सकते हो। बाइक में स्टार रेटिंग तो होता नहीं है ना, बाइक में तुम माइलेज से ये एफिशिएंसी वर्ड को समझ सकते हो, कितना हॉर्स पावर है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना तेजी से स्पीड पकड़ रहा है, उससे इस चैप्टर को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब माइलेज, वहां पर एफिशिएंसी बीटा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब बिजली बिल कितना कम आ रहा है, और ठंडा भी हो रहा है, ऐसा नहीं बिजली बिल ही कम आ रहा है सारा ठंडे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वर्ड इफिशियंसी है बट नाम अलग अलग है। हीट इंजन के केस में एफिशिएंसी कहते हैं, और रेफ्रिजरेंट एसी के केस में, एयर कंडीशनर के केस में उसको हम लोग सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, कार्नोट का थ्योरम को याद रखना, साइकिल कैसे, कब, क्यों, क्या, किस लिए बना वो आगे क्लास में देखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा ही।